Hello everyone, we were doing the topic that is ionization enthalpy that we completed in last video. Now the one thing that has to be tell you about the topic is I am telling you first we understand the ionization enthalpy, that is the heat required to remove one electron from any gaseous atom. So that will be the ionization energy, and the ionization enthalpy or energy will be more with increase in nuclear charge, because it will not be easy to remove the electron from an atom which have the more nuclear charge, and this energy decreases with the increase in shielding effect. जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा किसी एटम के लिए तब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो वो कम हो जाएगी. तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? दैट इज anyone can easily take that electron from the outermost shell as it is at a distance from the nucleus, क्योंकि वो आउटर शेल इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इजीली अलग किया जा सकता है. और जब किसी इलेक्ट्रॉन को इजीली अलग किया जा सकता है एटम से, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी की भी हमें कम जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब हम देखते हैं. हमने देखा कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज. एक्सेप्शन एक दे रखा है आपकी बुक में, उस समय बता देती हूँ, आप वो ग्राफ के थ्रू से देख लीजिएगा. इधर बोरोन एंड बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4 and 5, बट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बोरोन इज मोर देन दैट ऑफ द बेरिलियम, जबकि बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा है. Then when we start to fill the electrons in the orbitals, then the boron has their 2 orbitals fully filled, so it is stable. Now in case of beryllium, 1s and 2s orbitals are fully filled, and 2p there is only 1 electron. It will show the shielding effect because this orbital is not stable. A orbital is stable or an atom is stable जब उसका जो लास्ट ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, या तो वो परफेक्टली हाफ फिल्ड हो या फिर वो परफेक्टली फुली फिल्ड हो. आई मीन अगर यहाँ पर ये 3 शेल्स हैं तो ये परफेक्टली हाफ फिल्ड होनी चाहिए, तब ये स्टेबल माना जाएगा. और अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड केस ये परफेक्टली फुली फिल्ड होना चाहिए, तब ये स्टेबल माना जाएगा. अब ये ना तो कंडीशन परफेक्टली हाफ फिल्ड की है, ना ही ये कंडीशन परफेक्टली फुल फिल्ड की है, तो ये लेस स्टेबल होगा. शील्डिंग इफेक्ट को शो करेगा, जिसकी वजह से इजीली इसका इलेक्ट्रॉन इससे हटाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी. इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या होती है? कम होती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू just to give a 1 electron to any isolated gaseous atom to acquire a negative charge. हमें ये पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है कि जब हम किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें और वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसमें जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. वी नो दैट देयर आर 3 types of elements: metal, non-metal and the inert gases. Metals are the donor of the electron, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते. नेक्स्ट इज द non-metal which accept the electrons because there is a deficiency of electrons in non-metals. And inert gases, they have the fully filled
outer shell electron and they have stable electronic configuration, so they also do not require any electron to be gained. तो उन्हें भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है. तो जैसे किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया जाता है एलिमेंट को, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनर्जी को रिलीज कर देता है. तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है, सपोज इट इज द एटम, हमने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया और इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. ओके, बिकॉज अब उसके पास स्टेबिलिटी है, सो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के बाद वो अपनी एक्सेस ऑफ एनर्जी को क्या कर देगा, वो रिलीज आउट कर देगा. तो वो एक्सोथर्मिक होगा. नाउ इफ वी वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू द इनर गैसेस, और इसकी जो क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को, इस नॉन मेटल ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसलिए एनर्जी उससे माइनस हुई, इसलिए इसकी एंथैल्पी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है. ओके, सो नॉन मेटल्स हैव द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो उसका डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है. अब व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे मेटल्स आते हैं, उसके बाद में हमारे नॉन मेटल्स शुरू हो जाते हैं. और हमें पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर लेते हैं, और विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं. और इस वजह से उनका जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है. अब when we go down in a group, then what happen? Nuclear charge although increases, but the number of shells increases. जब number of shells increase करते हैं तो the distance between the nucleus and the outermost shell also increases. So it is not easy to just give a electron to the atom. तो इलेक्ट्रॉन देना हमें मुश्किल होता है, हार्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती है. तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, एंड इन केस ऑफ ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज. ओके, नाउ इन केस ऑफ इनर गैसेस, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलरेडी अटेन है उनको, उन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट हम जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, देन व्हाट विल हैपन, उसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको एनर्जी भी उसको देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उसको उस नए इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक नए शेल की जरूरत पड़ेगी, एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो क्या होता है, व्हेन वी वांट टू ऐड extra electron to a inert gases, although they are already very much stable, so they do not need any type of electron, but still we are forcefully adding the electron in the inert gases. Then what will happen, we will just provide some energy to them also, so electron gain enthalpy of the inert gases will be positive. क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पर हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक. इट विल बी एंडोथर्मिक. ओके, सो इट इज अ जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी आपके उसमें बुक में ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सल्फर एंड sulfur and one more element. So that one more element is chlorine. So the electron gain enthalpy of the sulfur and the chlorine is more than that of the oxygen and the fluorine. Now how we will see that? The electron gain enthalpy will be more for the atom which will easily accept the electron. जितना खुशी खुशी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो रिलीज करेगा.
और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास इनफ स्पेस भी होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब ऑलरेडी इनके एटम्स इतने स्मॉलर इन साइज हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एडजस्ट अगर होना पड़े तो यहाँ से पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपल्शन फोर्स शो करेंगे, वो रिपल्सिव हो जाएंगे इनके लिए, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। बट इन केस ऑफ द सल्फर एंड द क्लोरीन दे हैव द लार्ज साइज, इनके एटम्स का साइज लार्ज है, जिसकी वजह से दे हैव द एनफ स्पेस टू एडजस्ट द एटम्स विच विल कम टू, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली आ जाएंगे विदाउट एनी मच रिपल्सिव फोर्स, यहाँ कोई खास उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जितना इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ही उनकी आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए द ऑक्सीजन एंड द फ्लोरीन हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ द सल्फर एंड द chlorine. Now we will understand the next property, that is electronegativity. So now we are on our next topic, that is electronegativity. First we understand that what is electronegativity. So it is a power of a element or a atom to attract the shared electron towards it. अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, तो उसमें से कौन सा एटम कितना स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड इट विल ऑल्सो increase with decrease in the radius. So when we go the left to right in a period, the electronegativity increases. जैसे ही हम left to right move करते हैं electronegativity increase होती है, तो because the non-metals are more electronegative, because metals gain positive charge by losing the electron, so they are electropositive. So when we go left to right in a period, the positivity or electropositivity of the element decreases while electronegativity increases. So electronegativity increases when we go left to right in a period, and when we go from top to bottom in a group, the electronegativity decreases as increase in the atomic radius and the number of shells are added to an atom, so that the nuclear charge over the last electron is now not more effective than it is in case of the smaller size atom. So electronegativity decreases when we go down in a group. So here these properties are over, and we will start the valency and like chemical property, trains in chemical property now. Okay, so just we will start the topic.